हिंदुत्ववादी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता वो पुलिस के पास कंप्लेन लेके गया कि उसकी जानकारी में एक हिंदू महिला है जो रोज़े रख रही है। पुलिस ने वो शिकायत ली, कंप्लेंट ले ली। मतलब किस बिना पर वो कंप्लेंट की गई कि उन्होंने अंडर कवर एजेंट्स पुलिस के उस टाटा कंसल्टेंसी के कंपनी में हाउसकीपिंग स्टाफ के यूनिफॉर्म में वहाँ पर डिप्लॉय किए, जो कई हफ्तों तक वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो उनको इतना भी पता नहीं चला कि वो जो निदा खान है वो एचआर हेड नहीं है, वो सिंपल टेलीफोन ऑपरेटर है, टेलीकॉलर है। वहाँ पर निदा खान को पूरी तरह से टारगेट किया गया और ये सब कुछ जो एलिगेशंस है इसमें से कुछ भी साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारे एलिगेशंस का ना तो मटेरियल एविडेंस है, ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ना ही फॉरेंसिक एविडेंस है। तो इसलिए इसमें जानबूझ के धर्म का एंगल लाया गया। जोहाना नाम की एक क्रिश्चियन लड़की थी जो कन्वर्ट होके हिंदू बन गई। तो ये 8 मुस्लिम लड़के हिंदू कन्वर्जन के लिए रैकेट चला रहे थे, ऐसा कहना है क्या पुलिस का? एक भी कन्वर्जन वहाँ पे हुआ ही नहीं, मुस्लिम कन्वर्जन। जब बाबा खरा, जिसकी बात अभी निरंजन जी ने की, उस वक्त आपने उनकी जाति और धर्म का मालूमात कुछ किसी ने दिया क्या? उनको एप्स्टाइन बुलाया गया, क्या क्या नहीं बुलाया गया, मगर उनकी धर्म और जात के बारे में कुछ नहीं सवाल। तो क्या आप एक्चुअली मंशा ये थी कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को आप टारगेट करो और फिर इस तरह का माहौल बनाओ कि कोई भी लोग मुसलमान नौजवान को नौकरी नहीं दे? क्लास 3 किस्म के जॉब्स में या क्लास 2, क्लास 1 की जॉब्स में मुस्लिम होने ही नहीं चाहिए। उनको वहाँ से हटाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है उनका पूरा फोकस नासिक पर रहा है। नासिक टीसीएस पर कैसे कॉरपोरेट जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, कैसे अब कॉरपोरेट में जाने वाली हिंदू महिलाओं को फंसाया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। और बड़े बड़े गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं वो दिल्ली से, नोएडा से इस पर बात करते हुए नज़र आते हैं। और हर बार की तरह तबलीगी जमात हो या बाकी जैसे मामले हो, उसी तरह का मामला यहाँ पर भी होता हुआ नज़र आ रहा है कि एक एजेंडा पुश करने की कोशिश हो रही है। आपने देखा होगा इस चैनल पे इसे लेकर ज़्यादा हमने बातचीत नहीं की, वो इसलिए क्योंकि इतना शोर था, लेकिन उसके बीच में जो सच्चाई थी वो क्या थी उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और इस सब के बीच में मुंबई प्रेस क्लब में आप पाएंगे कि यहाँ पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लाया गया है और उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के ज़रिए ये जो पूरा टीसीएस नासिक का पूरा मामला है, जिसे कॉरपोरेट जिहाद कहा जा रहा है, हर रोज़ नया जिहाद आ जाता है, उसे लेकर बहुत सारे खुलासे हुए हैं। और उसी पर आज हमारे पास बात करने के लिए 2 वरिष्ठ मेहमान हैं। निरंजन टकले सर हैं, तीस्ता सेतलवाड़ मैम हैं। आपने दोनों को हमारे चैनल पर देखा है और दोनों के वीडियोज़ को बहुत प्यार दिया है और इन्होंने आज बहुत खुलासा किया है। जो कच्चा चिट्ठा है वो आपके सामने लाने की ज़रूरत है। निरंजन सर से हम शुरू करते हैं, फिर मैम आप पर आते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने किया और उसमें 2-3 चीज़ें बहुत आपने कही। आपने तो ये भी कहा कि जो नासिक का पुलिस है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह काम कर रही है। जब ये पूरा मामला है और ये फैक्ट फाइंडिंग की बात की जा रही है, यहाँ पर कॉर्पोरेट जिहाद की बात होती है, बहुत सारी बातें की गई, क्या कुछ आपने पाया है? आप खुद नासिक से हैं, आपने लाइव भी की हैं इसके ऊपर, क्या कुछ मिला है जो आज आपने यहाँ पर रखा है? जी देखिए, पहले तो बेसिक शुरुआत ये है कि इस पूरे मसले की शुरुआत किसी विक्टिम ने कंप्लेंट की इसलिए नहीं हुई। किसी विक्टिम ने किसी पुलिस स्टेशन में ना कंप्लेंट की, ना उसने अपने ऑफिस में कंप्लेंट की, ना उसने अपने सीनियर के साथ कंप्लेंट की। ये एक हिंदुत्ववादी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता वो पुलिस के पास कंप्लेंट लेके गया कि उसकी जानकारी में एक हिंदू महिला है जो रोज़े रख रही है। अब पुलिस ने वो शिकायत ली, कंप्लेंट ले ली। मतलब किस बिना पर वो कंप्लेंट की गई? क्या किसी आदमी को इस बात की इजाज़त कानून ने दे दी है कि लोग अपनी जाती ज़िंदगी में किस दिन क्या करते हैं उस पर वो नज़र रखे, और उसको वो मंजूर नहीं है तो वो उसकी शिकायत करे और पुलिस वो शिकायत ले? उसके बाद पुलिस ने जो कहा कि उन्होंने अंडर कवर एजेंट्स पुलिस के उस टाटा कंसल्टेंसी के कंपनी में हाउसकीपिंग स्टाफ के यूनिफॉर्म में वहाँ पर डिप्लॉय किए, जो कई हफ्तों तक, पुलिस के कहने के हिसाब से कई हफ्तों तक वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और बाद में वो एफआईआर की। अब अगर वो वहाँ पर इतने हफ्ते तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनको इतना भी पता नहीं चला कि वो जो निदा खान है वो एचआर हेड नहीं है, वो सिंपल टेलीफोन ऑपरेटर है, टेलीकॉलर है वहाँ पर। अगर इस बात को पता नहीं चला तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन को कौन मानेगा? वही पुलिस कहती है कि ये मास्टरमाइंड है, ये एचआर हेड थी, और फिर वो मास्टरमाइंड के नैरेटिव को जो पुलिस ने प्लांट किया उसको पूरे मीडिया ने एम्पलीफाई करके रखा और
उससे ज़्यादा बेतुकी बातें मीडिया ने करना शुरू कर दी। निदा खान को पूरी तरह से टारगेट किया गया। मतलब किसी ने ये सोचा भी नहीं कि हम तक आने वाली इन्फॉर्मेशन हमने वेरीफाई करना ज़रूरी है। उसको एब्सकॉन्डर बोल दिया कि वो फरार है, जबकि वो TCS के मुंबई के ऑफिस में काम कर रही थी, उसकी ट्रांसफ़र हो चुकी थी। ये भी वेरीफाई नहीं किया, लेकिन उसको एब्सकॉन्डर बोल दिया। इतना उसका डिफेमेशन और कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, और ये मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसके बाद पुलिस, वो जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, वो उस लड़के के घर पे जाकर घर वालों को प्रेशराइज करता है 150-200 लोगों को लेकर। फिर रात को पुलिस स्टेशन में जाके वो कंप्लेंट दर्ज की जाती है उस लड़के की। उसके बिना पर दानिश और बाकी लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उसमें ही निदा खान को को-एक्यूज बताया है पहले FIR में, और वो FIR रजिस्टर होने के बाद दानिश को अरेस्ट किया। अब वो लड़की ने जो FIR दर्ज की है उसमें ऐसा लिखा है कि दानिश ने मुझसे शादी का प्रॉमिस करके मुझसे संबंध रखे, और वो शादीशुदा है ये मुझसे छुपाया। जबकि सच ये है कि दानिश की वाइफ और वो कंप्लेनेंट लड़की जो है, ये दोनों 3.5-4 साल से व्हाट्सएप पर कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अच्छा, दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन है। दोनों के कॉन्वर्सेशन में ये कहीं भी नहीं है कि अरे आप तो शादीशुदा हो, मुझे पता ही नहीं था वगैरह, इस किस्म की बात। फिर वो कहती है कि दानिश मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाकर कहीं त्र्यंबक रोड 25-26 किलोमीटर दूरी पर किसी रिजॉर्ट में लेके गया, और वहाँ मुझ पर ज़बरदस्ती उसने की। तो एक रिजॉर्ट में ये भी पढ़ी लिखी लड़की है जिसने शिकायत की है, दानिश पढ़ा लिखा है, MCA उसने की है। ये वहाँ मतलब अपनी कंसेंट से गई मोटरसाइकिल पर बैठ के, उसने तो कुछ हाथ पैर बांध के उसको उठा के नहीं लेके गया था। और ये सब कुछ जो एलिगेशंस है, इसमें से कुछ भी साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारे एलिगेशंस का ना तो मटेरियल एविडेंस है, ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ना ही फॉरेंसिक एविडेंस है। तो इसलिए इसमें जानबूझ के धर्म का एंगल लाया गया कि ये हिंदू धर्म की बदनामी कर रहा था, ये कर रहा। अब ये भी साबित नहीं हो सकता है एक्चुअली, लेकिन इस बिना पर उसको हैरेस किया जा सकता है, टॉर्चर किया जा सकता है, और फिर इसी किस्म की बाकी सारी FIRs हैं। लेकिन जब हम नासिक की बात कर रहे हैं, तो जब ये पूरा मामला आया था उसके कुछ समय पहले तक हमने ये भी देखा था, अशोक खरात का मामला बड़ा बना था। कई महिलाओं का किस तरह से उसने शोषण किया, वो मामला सामने आया था। किसी का पद चला गया, पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। तब तो इसे हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया गया था, और हिंदू कैसे ऐसे होते वो नहीं किया गया। इसमें आप क्यों मानते हैं कि जो 7 लोगों पर कार्रवाई की बात की गई, निदा खान का नाम लिया गया, एक अलेज्ड मास्टरमाइंड बताया गया, कहीं के कनेक्शन निकाले गए, दिल्ली ब्लास्ट, रेड फोर्ट ब्लास्ट से भी जोड़ा है कई लोगों ने, क्या ये सोची समझी साजिश है? किस तरह से आप देखते हैं? नासिक में रोज़ अब नए बाबाओं के नए कारनामे बाहर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दिल्ली के लोग, अशोक खरात के समय नासिक नहीं आए, लेकिन इसमें मैंने देख रहा हूँ बड़े बड़े जो रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, हर कोई इंटरेस्टेड था। आप इसका मोटिव क्या सोचते हैं? क्योंकि आज आप लोगों ने इसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग जो है वो सामने लाने की कोशिश की। ये डेफिनेटली ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अशोक खरात की भी FIR पुलिस के पास 1 साल पहले से थी। हाँ। लेकिन अजीत पवार की मौत के बाद उस FIR का इस्तेमाल किया गया और अशोक खरात को अरेस्ट किया गया। अशोक खरात के कंधे पे बंदूक रख के किसी और को मारना था, तो वो पॉलिटिकल पर्पस था। तो वो पॉलिटिकल पर्पस सर्व होने के बाद वो पर्पस ख़त्म हो चुका है। अब इससे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ हटना चाहिए। खरात के पीछे पड़े रहेंगे तो वो पॉलिटिकल पर्पस काम नहीं आएगा। इसलिए फिर ये पूरा मामला जो है, इसको पूरा रिलीजियस पोलराइजेशन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और नासिक में ये रिलीजियस पोलराइजेशन 1 साल से चल रहा है, करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पोलराइजेशन ना हो, लेकिन खुद सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। आपने उनके जो आरोपी हैं उनके घर वालों से भी बात की। इनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये कौन है, क्या करते हैं, और ये कहा जा रहा है कि किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ा रखवाया, किसी ने धर्म का बदनामी किया, HR के साथ मिले हुए थे, कंप्लेन नहीं लिया जा रहा था। क्या पूरा मामला है? क्या कुछ पता चल पाया आप? तो उनके घर वाले क्या कह रहे हैं? जी ऐसा है, पुलिस जो कह रही है कि ये 4 साल से कन्वर्जन का रैकेट चला रहे थे, और कन्वर्जन रैकेट चलाने वाले ये जो 7-8 जन है, इसमें से पहला दानिश अरेस्ट हो चुका था 26 को। फिर लॉजिकल ये था कि 27 तारीख से ये सारे बाकी 6-7 जो है वो कहीं ना कहीं छुप जाने चाहिए थे, कहीं भाग जाने चाहिए थे। वो नहीं भागे, वो वहीं थे, ऑफिस जा रहे थे, अपने घर पे ही रहते थे।
तो वो भागे नहीं। कन्वर्जन की बारे में जब मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मुझे एक केस समझ में आई जिसमें जोहाना नाम की एक क्रिश्चियन लड़की थी जो कन्वर्ट होके हिंदू बन गई। तो ये 8 मुस्लिम लड़के हिंदू कन्वर्जन के लिए रैकेट चला रहे थे, ऐसा कहना है क्या पुलिस का? और 7 लड़के, ये 140-150 के स्टाफ पर आप नमाज करो ना आप रोज़े रखो, ऐसी सख्ती ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप किसी को भूखा रहो ये बात कहने के लिए आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। गांधी एक ही था, महात्मा गांधी। ये इतने नहीं हो सकते, एक शहर में एक ऑफिस के अंदर 7 गांधी, ये नहीं, नामुमकिन है ये होना। तो लेकिन ये नैरेटिव रिलीजियस हेट्रेट के लिए जो सेट करना था उसके लिए ये कहा जा रहा था कि ये कन्वर्जन का रैकेट चला रहे थे। एक भी कन्वर्जन वहाँ पे हुआ ही नहीं, मुस्लिम कन्वर्जन। तो ये तो सच्चाई है। तो यहीं पे उनका ये पूरा नैरेटिव खत्म हो जाता है। जी, क्योंकि आपने अभी कन्वर्जन की बात की, तीसरा मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, हम भी इस पर बात कर ही रहे थे और आपने यहाँ पर भी कहा, जिस तरह से निरंजन सर कह रहे हैं हर जगह पर एक मुस्लिम एंगल लाना और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो विक्टिम है वो हिंदू है और कैसे नाइंसाफ़ी हो रही है, इस पर भी जब मैंने बात भी की थी आपसे और वीडियो भी किया था कि सरकार तो इनकी है। ये कहते थे हम हिंदू महिलाओं को बचाएंगे और इनकी सरकार में ऐसे आरोप लग रहे हैं। खैर वो अलग बात है, लेकिन इस पूरे मामले को जब आप देखते हैं और उसमें पाते हैं कि हर बार धर्म का एंगल का यूज़ किया जाता है, आपने यहाँ पर बात भी की, किस तरह से उस पूरी चीज़ को देखते हैं और आपके क्या फाइंडिंग्स हैं इसको लेकर? नहीं देखिए, मैं तो नासिक गई नहीं हूँ, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया ऑर्गेनाइजर कि निरंजन जी को बुलाइए, क्योंकि वो अपने साथी है, वो पुराने पत्रकार है, वो तो तहकीकात करके ही आएंगे। तो उन्होंने जो फाइंडिंग्स हमारे सामने रखी वो तो चौंकाने वाली है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहना चाहूँगी एक महिला के नाते, एक पत्रकार के नाते और एक कार्यकर्ता के नाते कि मामला किस तरह फ्रेम होना चाहिए था। जब मामला आया पहले तो मीडिया को क्या करना चाहिए था, किस तरह के सवाल पूछने चाहिए थे कि आपको इसको यौन उत्पीड़न का मामला, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला अगर फ्रेम होता तो मैं मान सकती थी कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का होता है, हम महिला हैं, हम लोग भी संगठन चलाते हैं, मैं मानती हूँ कि इसको कभी कभी सबूत भी नहीं मिलता, तो ये हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में ये पावर और कंट्रोल का मामला है। इट्स नॉट अबाउट कि कोई ओवर्ट एक्ट हो वगैरह, मगर इसमें सवाल इस तरह होना चाहिए कि कॉर्पोरेट एंटिटी हो, TCS हो, सरकार हो, पुलिस हो, कोई भी हो, क्या ये संस्थानें प्रक्रिया मेंटेन करती है, क्या सिस्टम्स, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स है क्या इन्होंने वो कोशिशें की थी क्या कंप्लेनेंट ने कि वो सिस्टम्स को पूरा एग्जॉस्ट करने की, कि उन्होंने ईमेल भेजा, फिर उनके बॉस को ईमेल भेजा, फिर उनके सीनियर को हाँ भेजा। ये सब सवालें अगर होती और TCS से होती कि क्या इस तरह की कंप्लेंट्स आती, आपने ये नहीं करते हुए, मतलब मैं तो सरकार, प्रशासन, पुलिस और पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर ज़्यादा मैं टारगेट करूँगी, क्योंकि पॉलिटिकल कलर देने में मुझे लगता है शुरुआत से, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री का एक रिपोर्ट था, वो कहता है कि, और उन्होंने कोशिश की पुलिस से बात करने की, पुलिस ने मना कर दिया कि शुरू से कंप्लेनेंट जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर था, और उन्होंने काफ़ी प्रेशर लाया गया है कंप्लेनेंट के ऊपर कि आप ये कंप्लेंट डालो। 150-200 लोग पुलिस स्टेशन के, देवलाली पुलिस स्टेशन के सामने रात में खड़े होके एक प्रेशर डाल रहे। तो महाराष्ट्र पुलिस एक ज़माने में एक सुलझी हुई पुलिस जानी जाती थी कि जो प्रेशर में नहीं काम करती थी, अभी लगता है वो पूरा रेपुटेशन ही उनका ये हो गया है। तो और दूसरी बात, क्राइम, अगर वो सेक्सुअल क्राइम हो या जो भी हो, आपको इसको धार्मिक और एक सांप्रदायिक फ्रेमिंग क्यों करना चाहिए? जब बाबा खरा, जिसकी बात अभी निरंजन जी ने की, उस वक्त आपने उनकी जाति और धर्म का मालूमात कुछ की, किसी ने दिया क्या? उनको एप्स्टाइन बुलाया गया, क्या क्या नहीं बुलाया गया, मगर उनकी धर्म और जात के बारे में कुछ नहीं सवाल। तो क्या आप एक्चुअली मंशा ये थी कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को आप टारगेट करो और फिर इस तरह का माहौल बनाओ कि कोई भी लोग, मुसलमान नौजवान को नौकरी नहीं दे? अब इस तरह का माहौल महाराष्ट्र में, जो अपने आप को फूले अम्बेडकर का महाराष्ट्र कहता है, बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, बहुत ही शर्मनाक। दूसरी बात, मीडिया जब भी आरोपी की बात की गई, मैंने पूरे रिपोर्ट्स पढ़े, एलिजिड एक्यूज मैंने कहीं नहीं पढ़ा, सबने घोषित कर दिया, सबने घोषित अपने आप पुलिस के, मतलब ये किस तरह की तहकीकात थी। तो मतलब इतना अनप्रोफेशनल रिपोर्टिंग हुआ है इसमें कि मैं तो, मतलब पत्रकार पेशे में पहले थी, मुझे तो शर्म लगती कि हम लोग कहाँ तक गिरे हैं, और मतलब कब तक हम लोग सिर्फ पुलिस के फीड्स के ज़रिए या पॉलिटिकल फीड्स के ज़रिए हमारी रिपोर्टिंग करेंगे। क्या हमारी इंडिपेंडेंट, कोई हमारी निष्पक्ष हमारी बुद्धि नहीं है क्या कि हम कुछ सवाल पूछें कि क्या सच है क्या झूठ है?
उन्होंने क्या कंप्लेनेंट के पास जाने की कोशिश की क्या? उन्होंने क्या आरोप कोट अनकोट एलिजेड आरोपी के फैमिलीज के पास जाने की कोशिश की? आरोपियों को मतलब बहुत ही गलत तरीके से ये पूरी स्टोरी का फ्रेमिंग हुआ है। और जैसे आपने खुद कहा, बम्बई से लेकर महाराष्ट्र के लेकर दिल्ली तक के एंकरों ने इसको चलाया है। और नाम मैं नहीं लूँगी, आप जानते भी हैं, एक कॉर्पोरेट चैनल ऐसा है जिन्होंने बस एक दिन में कम से कम 15-20 रिपोर्ट निकाले हैं अलग अलग। और जब हिंदुस्तान टाइम, वो मैं तारीफ करूँगी, हिंदुस्तान टाइम्स ने जब निदा खान के बारे में बहुत पहली स्टोरी दी थी, तब उठकर सब लोग बोलने लगे कि हाँ वो तो बम्बई में है, मलाड में है, वो तो वहाँ पे, मतलब तब टीसीएस ने भी ठीक से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। टीसीएस ने किस बुनियाद पे उसको सस्पेंड कर दिया? और आप कह रहे हो कि वो भी सस्पेंड आप तब करोगे जब आपकी कार्रवाई खत्म होगी ना। तो मुझे लगता है कि, और महाराष्ट्र के टॉप पॉलिटिकल लीडर, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के मतलब लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, कॉर्पोरेट जिहाद, लव जिहाद। मतलब हमने देखा है कि असेंबली में भी बिना कोई बुनियाद फिगर्स डाल के आपने धर्म परिवर्तन को बिल लाने को जस्टिफाई करने के लिए आपने कहा कि इस तरह की शादियां हो रही, कोई सबूत नहीं। जब एमएलए ने सवाल पूछा कि कितने ऐसे केसेस हैं, कुछ सबूत नहीं है। तो आप बस एक माहौल बनाने की कोशिश, और एक जब मीडिया एक लक्षित हिंसा का एक हिस्सा बन जाए ना, तो मैं मानती हूँ कि हम पूरी तरह एक फांसीवाद एक प्रक्रिया में जी रहे हैं, और मीडिया भी वो हिंसा में भागीदार। लेकिन आप मानती हैं ये सोची समझी साजिश है नंबर एक? और आप महिलाओं की बात करते हैं, हिंदू महिलाओं की बात करते हैं कि उनकी रक्षण करने, और यहाँ पे निदा खान जो खुद एक महिला हैं, जो मुंबई में थी, उन्हें मास्टरमाइंड बनाना, एज अ मुस्लिम भी और एज अ महिला भी टारगेट हुई है। वो बेचारी अभी पेट से है, मतलब शी इज प्रेग्नेंट, मतलब उनके ऊपर क्या मेंटल टॉर्चर, उनका पूरा डेफेमेशन, उनको आपने खुद कहा कि कौन से ब्लास्ट के साथ लिंक करना, ये कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है? और वो जो चैनल्स और वो जो पुलिस इस तरह का इन्फॉर्मेशन दे रही, क्या उनके सख्त कार्रवाई होगी? क्या कभी नहीं होगी। जी सर, अभी आपको क्या लगता है कि इसके आगे, क्योंकि इतने सारे मामले निकले और आपने इतने लूप होल्स फाइंड किए हैं, पुलिस की कार्रवाई आगे किस तरह से जा रही है? क्योंकि एक पॉलिटिकल ये पूरा मामला बन चुका है, खैरात का मामला खत्म करने की बात है, हिंदू मुस्लिम बढ़ाने की बात है, अभी कुंभ मेला आ रहा है, और कुछ हमारे नेताओं को शायद नेशनल लेवल पर जाना है, जिसके लिए उनको हिंदू हृदय सम्राट बनना है। क्या ऐसे मामले और बढ़ेंगे? और एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर मुसलमानों को फंसाया भी जा रहा है, और आपने भी कहा और जो मैम ने भी कहा कि इसके बाद तो कई सारे कॉर्पोरेट जगहों पर मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलेगी। यही तो सबसे बड़ा डर है, और उनका टारगेट यही है कि मतलब क्लास 3 किस्म के जॉब्स में या क्लास 2 क्लास 1 की जॉब्स में मुस्लिम होने ही नहीं चाहिए। उनको वहाँ से हटाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है, और ये सत्ता में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी इसको लीड कर रही है। वही इस किस्म का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। पहले लव जिहाद वर्ड इन्होंने लाया, फिर लैंड जिहाद इन्होंने लाया, अब कॉर्पोरेट जिहाद, ये नया नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुस्लिम पढ़ा लिखा युवा वो भी बेरोज़गार रहे। बेसिकली उनमें एजुकेशन का परसेंटेज बहुत कम है, और इस पॉलिटिकल नैरेटिव को वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि पुलिस ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत पुलिस को ही चुकानी पड़ती है। बदलापुर का जो इंसिडेंस हुआ, परभणी में जो सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या हुई, वाल्मीकि करड़ का पूरा जो मसला हुआ, ये सारे मामलों में, इनफैक्ट पूना का पोर्शे कार का एक्सीडेंट जो हुआ, ये सारे मामले में पुलिस बदनामी हुई। क्या रहे थे? किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदनाम पुलिस हो गए। यहाँ भी वही हो रहा है। ये सारे लूप होल्स जो सामने आ रहे हैं, इसमें पुलिस ही एक्सपोज हो रही है। बिल्कुल। और जैसे कि बताया गया ये पूरे फैक्ट फाइंडिंग में कि कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिससे जो लूप होल है वो समझ में आता है कि पुलिस जो खुद मास्टरमाइंड बताती है, उन्हें नहीं पता है कि निदा खान एचआर हैं नहीं हैं, कई सारे आरोप लगाए जाते हैं, सच्चाई बाद में आती है। और ये जो पूरा एक पॉलिटिकल प्रेशर के चलते ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, उसी के ऊपर एक तरीके से ये पूरे फैक्ट फाइंडिंग जो है यहाँ पर की गई। निरंजन टकले सर खुद नासिक से हैं और लगातार इन मुद्दों को उठाते हैं। लगातार आपने इन्हें भी हमारे चैनल पर देखा है, तीस्ता मैम को भी आपने लगातार देखा है, वो भी इन मुद्दों को उठाते हैं। और इसलिए जब मुंबई प्रेस क्लब में इसे लेकर बातचीत हुई, तब हमें लगा कि जो सच्चाई है, जो हम नहीं दिखा रहे थे क्योंकि उसे दबाने की कोशिश हो रही थी, गोदी मीडिया कई सारे नैरेटिव सेट कर रहा था, तो जब वहाँ के स्थानीय लोग और मुंबई से जिन लोगों ने इस पूरे मामले पर लगातार स्टडी की है, उनसे बातचीत हुई, इसलिए इस पूरे मुद्दे को हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है। और कई सवाल जो हैं उसके घेरे में खुद नासिक की पुलिस आती है। सवाल ये है कि पुलिस जनता के लिए काम कर रही है या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हम तीनों को दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। पसंद आते तो लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।